नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, विश्व एक बहुत ही खतरनाक समय से गुजरने जा रहा है। एक कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बताऊंगा जो अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और पूरे डेटा, पूरे लॉजिक, पूरे रिसर्च के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि पिछले लगभग 100 वर्षों में जब जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बना है तो इस विश्व में बड़ी त्रासदियां आई हैं, युद्ध हुए हैं या फिर ऐसे लीडर्स का राइज हुआ है, उनका उत्थान हुआ है जो आगे चलकर इस विश्व शांति के लिए खतरा बनते हैं। और फ्रेंड्स, मैं कभी भी बिना रिसर्च और बिना लॉजिक के अपने प्रिडिक्शंस को नहीं रखता। कम वीडियोस बनाता हूं, लेकिन जो भी वीडियो बनाता हूं वो पूरे डेटा के साथ आप लोगों के सामने रखता हूं। तो आज का ये वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें अंतिम तक बने रहिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको मेरे कंटेंट मिलते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, 21 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। 23 डिग्रीज से आगे बढ़ जाएंगे और इस बार देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में काफी समय तक रहेंगे। 21 अगस्त से लेकर 28 नवंबर तक पहले फेज में वो मृगशिरा में होंगे और फिर मार्च 2025 से आगे जून 2025 तक देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा में ही रहेंगे। मृगशिरा में जब भी देवगुरु बृहस्पति आते हैं तब तब इस विश्व में बड़े इंसिडेंट्स होते हैं। हम सभी लोगों को मालूम है मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, युद्ध के देवता मंगल का नक्षत्र है। इनफैक्ट मंगल के एनर्जी की शुरुआत मृगशिरा से ही होती है। आप देखिए, ऑलरेडी इस विश्व में युद्ध का माहौल चल रहा है। यूक्रेन रशिया में युद्ध चल रहा है और प्रत्यक्ष रूप से ना सही, परोक्ष रूप से ही सही, पूरा नेटो कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है। इजराइल का भी युद्ध चल रहा है और अब ईरान लगता है कि ईरान भी इस युद्ध में कूदने के लिए मतवाला हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे कंडीशंस जब भी बनते हैं तो उसके पीछे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कारण जरूर होते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको समझा दूंगा और जब इस पूरे रिसर्च को आप सुन लीजिएगा तो अगले 5-7 मिनटों में आपके दिमाग में भी ये पैटर्न बिल्कुल दिखने लगेगा कि हम लोग किस तरफ अग्रसर हैं। आप याद रखिए, आज से 12 वर्ष पहले देवगुरु बृहस्पति जब मृगशिरा में आए थे उस समय में 9/11 की प्लानिंग बिल्कुल हर तरीके से कंप्लीट थी। 9/11 उसी के बाद हुआ था और फिर उसके बाद क्या हुआ इस विश्व में, अफगानिस्तान में, अमेरिका में, इस्लामिक जगत में, ये हम सभी लोगों ने देखा। 2001 में ही नेपाल में एक सिरफिरा राजकुमार अपने पूरे परिवार को गोलियों से भून देता है और अपने आप को भी खुद गोली मार लेता है और उसके बाद से नेपाल की राजनीति पूरे तरीके से बदल जाती है। 2001 में जब जुपिटर मृगशिरा में आते हैं तो फिलीपींस में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है। ऑलमोस्ट इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो जाता है और उस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए वहां की मिलिट्री को उतरना पड़ता है। बहुत सारे लोगों का जान जाता है। घाना में एक बहुत बड़ा स्टैम्पीड होता है फुटबॉल स्टेडियम में, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। रेफरी के एक डिसीजन पर यह होता है। इजराइल में एक बड़ी दुर्घटना घटती है जो कि इजराइल के हिस्ट्री में एक बड़ी दुर्घटना थी, बहुत सारे लोग मरते हैं।
सऊदी अरेबिया उसी साल इराक का ऑयल पाइपलाइन सीज कर लेता है और पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत परेशानियां उसके बाद होती हैं। उसके पहले 1989 में जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र को टच करते हैं। 1989 में आप लोगों को याद होगा, चाइना में स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होता है। टियानआनमेन स्क्वायर पर हजारों स्टूडेंट्स पर आर्मी टैंक्स और स्वचालित हथियारों से फायर खोल देती है। बहुत ही ब्रूटल मसैकर होता है टियानआनमेन स्क्वायर पर। हजारों स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है, सैकड़ों उसमें लापता हो जाते हैं, कितनों को जेल में डाल दिया जाता है। पूरे विश्व में ये एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में हम लोगों के सामने आती है। 1989 में सद्दाम हुसैन को याद कीजिए। सद्दाम हुसैन के वजह से पूरा मिडिल ईस्ट एक तरीके से जल रहा था। उस समय तक अमेरिकन ट्रूप्स और नेटो ट्रूप्स इराक में घुस चुके थे, क्योंकि ठीक उसके पहले सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। पूरा मिडिल ईस्ट दो फाड़ में बंट जाता है। मिडिल ईस्ट उसके बाद से आज तक कभी भी फिर शांत नहीं रहा। इराक की स्थिति आज देख लीजिए, सीरिया वगैरह में भी जो आज हो रहा है, कहीं ना कहीं उसी दौर से एक शुरुआत हुआ था जो कि आज भी चल रहा है। 1989 में हमारे बगल में श्रीलंका में क्या हो रहा था आप जानते हैं। इंडियन फोर्सेस, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस वहाँ गई थी। बहुत भारतीय सैनिक मारे गए थे। श्रीलंका में एक गृह युद्ध की स्थिति थी और कहीं ना कहीं उसी समय के इंसिडेंट्स की वजह से आगे चलकर राजीव गांधी की हत्या भी हो जाती है 1991 में। 1989 में यूएसएसआर जो विश्व की दूसरी महाशक्ति थी, वहाँ एक बहुत ही भयंकर मंथन चल रहा था। आप लोगों को यदि हिस्ट्री याद हो तो एक के बाद एक 3 जनरल सेक्रेटरीज जो यूएसएसआर के हेड हुआ करते थे, उनकी मृत्यु होती है। पहले लियोनिड ब्रेजनेव, फिर शायद उनका नाम यूरी एंड्रोपोव था, फिर चेरनेनको, और उसके बाद मिखाइल गोर्बाचोव वहाँ की गद्दी पर बैठते हैं। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रॉइका वो शुरू करते हैं और उसी के बाद यूएसएसआर 1990 आते आते 15 भागों में विभक्त हो जाता है। 1989 में ही अपार्थाइड, रंग भेद साउथ अफ्रीका में एक निर्णायक स्तर पर पहुंच रहा था और उसी के बाद 1 या 2 वर्षों के बाद नेल्सन मंडेला पूरे तरीके से फ्री हो जाते हैं और जो अपार्थाइड रेजीम थी साउथ अफ्रीका की, वो ख़त्म हो जाती है। साउथ अफ्रीका में भी उस समय विद्रोह और गोली चलना और लोगों का मारा जाना ये एक आम बात थी। उसके पहले 1977 में जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र को टच करते हैं। नसबंदी संजय गांधी का आप लोगों को याद होगा। 1977 में ही इंदिरा गांधी को ऐसा लगता है कि अब मैं चुनाव जीत जाऊंगी। वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके नया चुनाव ऑर्डर करती हैं और उसके बाद उनको जेल हो जाता है। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनती है। 1977 में इस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक और बहुत ही दूरगामी इंसिडेंट होता है। एक ऐसा इंसिडेंट जिसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ता है। जिया उल हक वहाँ की सरकार को अपदस्थ करके पाकिस्तान में वहाँ की सत्ता हथिया लेते हैं और 1977 के बाद से ही ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है ये अनस्टेबल हो जाता है। जिहाद को एक माध्यम बनाया जाता है, टेररिज्म को स्टेट डिप्लोमेसी का एक हथियार बनाया जाता है जिया उल हक के द्वारा। और कहीं ना कहीं उसी समय का देन है कि आज पाकिस्तान की स्थिति ये है कि पाकिस्तान भी कई भागों में विभक्त हो जाएगा। अफगानिस्तान तो शायद संभल जाएगा, जहां को अनस्टेबल करने के लिए जिया उल हक ने हर काम किया, लेकिन पाकिस्तान खुद अनस्टेबल हो गया है।
1977 में एक और इंसिडेंट होता है जब जुपिटर मृगशिरा को टच करते हैं। नॉर्थ कोरिया अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराता है और स्थिति ऐसी बन जाती है कि बिल्कुल युद्ध हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका यदि नॉर्थ कोरिया पर अटैक करता तो अमेरिका के सहयोग में चाइना खड़ा हो जाता, लेकिन नॉर्थ कोरिया के सहयोग में यूएसएसआर खड़ा हो जाता। उसी साल भारत में जो नई गवर्नमेंट बनी थी, आप लोगों को याद होगा, हर चीज को नेशनलाइज कर दिया गया था इंडिया में। कोका कोला, आईबीएम जैसी कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया गया था। सारे बैंक्स वगैरह सब चीज को नेशनलाइज कर दिया गया था। वो भी 1977 में हुआ था, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए थे भारत की इकोनॉमी पर। इसके पहले 1965 में जुपिटर मृगशिरा में आए थे और मृगशिरा में जैसे ही जुपिटर ने कदम रखा था, पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर पर अटैक किया था और फिर भारत ने लाहौर पर चढ़ाई की थी। पाकिस्तान रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तानी नेवी ने हमारे द्वारका पोर्ट को तबाह कर दिया था। इंडिया पाकिस्तान वॉर में फ्रेंड्स 1965 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरा सबसे बड़ा टैंक युद्ध होता है और इधर भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल ही रहा था और उधर चाइना भी ये अनाउंस कर देता है कि हम अपने ट्रुप्स को एलएसी पर बढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला बार एक बार ऐसा महसूस होता है कि भारत को दो फ्रंट से अटैक का सामना करना पड़ेगा, एक पाकिस्तान के तरफ से और एक चाइना की तरफ से। और उस युद्ध को तो हम लोग जीत लेते हैं, लेकिन इसी युद्ध के आफ्टर माथ में ताशकंद समझौता के लिए शास्त्री जी ताशकंद जाते हैं, लेकिन फिर वो वापस लौटकर कभी नहीं आते, उनका मृत शरीर ही वापस आता है। 1965 में वियतनाम वॉर को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। वियतनाम वॉर अपने चरम पर था जब जुपिटर मृगशिरा में आए थे और जुपिटर के मृगशिरा में आने के बाद वियतनाम वॉर एक करवट लेता है और अमेरिकन सैनिकों को, अमेरिकन फौजों को वहाँ पर काफ़ी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया भी अपने ट्रूप्स को भेजती है वियतनाम में लड़ने के लिए और इसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन जिस तरीके से अभी जो बाइडन ने अपना नाम वापस ले लिया सेकेंड टर्म में चुनाव लड़ने से, उसी तरीके से लिंडन बी जॉनसन भी दोबारे चुनाव लड़ने की हिमाकत नहीं करते हैं, वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स 1941 में जुपिटर मृगशिरा में आए थे और 1941 में क्या चल रहा था। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू था और जैसे ही बृहस्पति मृगशिरा में आए 1941 में जापानीज लोगों ने अमेरिकन पर्ल हार्बर पर एक अटैक किया और उसके बाद अमेरिका खुलकर वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर करती है और पूरे वर्ल्ड वॉर 2 का और इस पूरे विश्व का नक्शा चेंज हो जाता है। उसके बाद वो भी जुपिटर के मृगशिरा में आने के बाद ही हुआ था। उसके पहले 1930 में जुपिटर ने मृगशिरा को टच किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने लॉन्च किया था। 1930 में ही ट्रीटी ऑफ वर्साई और लीग ऑफ नेशंस से खफा होकर और जर्मनी पर जिस तरीके के कंडीशंस थोपे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वहाँ पर हिटलर का उदय हो रहा था और 1930 में जिस समय में जुपिटर मृगशिरा में एंटर किए थे, उस समय में जर्मनी में फेडरल इलेक्शंस का माहौल चल रहा था और ये वो पहला इलेक्शन था जब हिटलर की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, वहां की सेकंड सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और यहीं से हिटलर का राइज शुरू होता है और 1932 आते आते तो हिटलर पावर में आ जाता है। उसके बाद इस विश्व में क्या होता है ये हम सभी लोग जानते हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर की त्रासदी, यहूदियों का हॉलोकास्ट और पूरे विश्व में एक मंदी का माहौल उसी के बाद आता है।
अभी भी फ्रेंड्स जुपिटर मृगशिरा में आ रहे हैं और कुछ कुछ वैसी ही स्थिति बनी हुई है विश्व में जिस तरीके की स्थिति 1941, 1965 इन समयों में था। और अभी जुपिटर मृगशिरा में रहेंगे। इसी बीच में मार्च 2025 में शनि एवं राहु एक साथ मीन राशि में कुछ महीनों तक रहेंगे। अभी भी फिलहाल जब जुपिटर आएंगे मृगशिरा में तब शनि वक्री हैं, उसके बाद जुपिटर वक्री हो जाएंगे, उसके बाद ईयर एंड में मंगल वक्री हो जाएंगे। ये सब बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है। यदि कोई बड़ा लीडर इसमें पहल करता है और इन चीज़ों को रोकने का प्रयास यदि नहीं करता है तो ये एक फुल फ्लेजेड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। यही था मेरा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है मेरे रिसर्च से आप लोग कन्विंस हुए होंगे कि जुपिटर जब जब मृगशिरा में आते हैं तब तब इस विश्व में बड़ी घटनाओं का रिकॉर्ड रहा है। एक पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। ऐसे वीडियोस को बनाने के पीछे फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है। 100 वर्षों का इतिहास खंगालना कोई आसान काम नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।